जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। देखिए, हम लोग एक अच्छा आंसर लिखने के तरीक़ों पर बात कर रहे हैं। मतलब एक गुड राइटिंग स्किल, हमारी जो लिखने का जो एक कौशल है वो उसको कैसे इम्प्रूव करें, किस तरह से आंसर को अच्छा लिखें कि हमें अच्छा नंबर मिले और एक अच्छी रैंक के साथ हम अपने सपने को साकार कर सकें, राइट। तो यहाँ पर मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं राइटिंग स्किल के, मतलब एक अच्छा आंसर लिखने का कौशल कैसा होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, इन सब पर बात मैंने कई सारे पिछले वीडियो में की है। बट हुआ ऐसा कि कई सारे वीडियो के नीचे कमेंट ये मुझे मिला कि एक बार यदि आप सर जो प्रश्न के आखिरी में ये जो शब्द यूज़ होते हैं कि व्याख्या, प्रकाश डालिए, मीमांसा, समीक्षा जैसे जो शब्द यूज़ होते हैं, इनको पढ़ने के बाद कभी कभी ये नहीं समझ में आता कि हमें आंसर किस वे में लिखना चाहिए, किस डायमेंशन में लिखना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए। थोड़ा ये सब जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो मुझे लगा कि एक बार मुझे इन सभी शब्दों पर बात कर लेनी चाहिए विद एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल में हमारे सामने प्रश्न होगा, उसका एक आंसर भी लिखा हुआ मिलेगा आप सभी को भी देखने को। मतलब कुछ इस तरह से मैं बात कर लूँ तो मुझे लगा कि आप लोगों की बहुत सारी जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी और एक अच्छा आंसर लिखने की आप स्थिति में होंगे। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इसको मैं 5 भागों में बांट करके समझाऊंगा। पहले भाग में मैं ये कुल जो 6 शब्द हैं, व्याख्या, विवरण मतलब स्पष्टीकरण, प्रकाश, ये जो कुल 6 शब्द हैं, इनके अर्थ को समझेंगे कि प्रश्न के आखिरी में जब ये शब्द आएँ तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे आंसर लिखना चाहिए, इस पर मैं बात करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं बताऊं तो जैसे ये प्रश्न है, अभी आप देखें तो प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने परिसंघीय संविधान को निर्धारित कर दिया, स्पष्ट कीजिए। तो इसकी स्ट्रक्चरिंग तो हम करेंगे ही, साथ ही ये आंसर देखेंगे कि मैंने देखा है कि कई सारे जो एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, वो 2 तरह की भूमिका लिखते हैं। तो इन दोनों भूमिका में कौन सी भूमिका हमारे लिए बेटर होगी उस पर बात करेंगे। निष्कर्ष मैंने यहाँ पर 3 लिए हैं, ये 3 निष्कर्ष हैं। इन 3 निष्कर्ष में हमारे लिए कौन सा निष्कर्ष ठीक होगा लिखना प्रश्न के अकॉर्डिंग, कौन सा ठीक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, और यदि इन तीनों निष्कर्ष को किसी और अन्य प्रश्न के साथ एडजस्ट करना हो तो उस प्रश्न का नेचर कैसा हो सकता है, वो प्रश्न कैसा होगा जहाँ पर हम इन तीनों में से हर एक निष्कर्ष को उस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम वहाँ से एडजस्ट कर सकें। जो अभी ऊपर प्रश्न आपने देखा उसके हिसाब से कौन सा निष्कर्ष ठीक होगा उस पर हम बात करेंगे। मतलब वीडियो बहुत अच्छा होगा और मुझे लगता है कि आप सभी को देखना चाहिए। साथ ही एक नोट्स भी बनाना चाहिए, आपको एक नोट्स भी बनाना चाहिए ताकि आप ये लिखने के बाद, इन शब्दों का अर्थ लिखने के बाद, एग्जाम्पल देखने के बाद खुद से एक बार आप चिंतन मनन करें, ताकि जब आप प्रश्न के आखिरी में इन शब्दों को देखें तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन ना हो, आप नर्वस ना हो। इसके लिए मुझे लगता है कि एक बार आप सभी को इन शब्दों के अर्थों को कहीं लिख लेना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि आप एग्जाम्पल भी नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। चलिए, तो ये जो 6 शब्द हैं, यदि प्रश्न के आखिरी में आते हैं तो प्रश्न में निहित जो प्रत्यक्ष रूप से शामिल पक्षों को सरल शब्दों में समझाना होता है। मतलब प्रश्न में निहित प्रत्यक्ष रूप से जो भी पक्ष पूछे गए हैं कि भाई ये पक्ष हैं, ऐसे ऐसे पक्ष जो भी पूछे गए हैं, अभी मैं एग्जाम्पल में बात करूंगा, उनको सरल शब्दों में सिर्फ क्या करना होता है, समझाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने परिसंघीय संविधान को निर्धारित कर दिया। अब ये प्रश्न जीएस पेपर 2 से है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, राइट, ओके। आप जब पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर जीएस पेपर 2 में जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि एस्पिरेंट या स्टूडेंट क्या करते हैं कि आंसर को पूरा ऐतिहासिक संदर्भों में जोड़ करके लिख देते हैं। मतलब पूछा गया है पॉलिटी से, मतलब जो प्रश्न पूछा गया है, उम्मीद आपसे की जा रही है कि आप जीएस पेपर 2 भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से थोड़ा जोड़ करके लिखें। ऐतिहासिक संदर्भों से इन प्रश्नों का टच तो होगा ही, बट ऐसा होता है कि कई सारे स्टूडेंट इस पूरे प्रश्न को हिस्ट्री से रिलेटेड जोड़ करके लिख देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती उनकी होती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अभी आगे तो हम देखेंगे। बट एक बार मैं आपको बताऊं कि प्रश्न पढ़ने के बाद इसकी जो एक स्ट्रक्चरिंग जो हमारे माइंड में हिट होनी चाहिए कि प्रश्न को हम किस डायमेंशन में हमें लिखना है, कैसे लिखना है, वो एक बार हमें मालूम पड़ जाना चाहिए प्रश्न पढ़ने के बाद। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 ने परिसंघीय संविधान को निर्धारित कर दिया। अब देखिए, प्रश्न पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि 1935 का कोई एक्ट है और क्या निर्धारित कर रहा है, परिसंघीय संविधान को निर्धारित कर रहा है। मतलब
कि 1900 एक्ट जो प्रश्न जो जोर दिया जा रहा है, इसमें जोर ये दिया जा रहा है कि 1935 के अधिनियम ने परिसंघीय संविधान को निर्धारित कर दिया, और जीएस पेपर 2 से है। तो हमें हिस्ट्री से जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब 1935 के अधिनियम की पृष्ठभूमि को आधार बनाते हुए भूमिका लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर हमें बल देना होगा किस पे, परिसंघीय संविधान को परिभाषित करने में, क्योंकि सबसे पहले क्लियर तो यहाँ पर कर दिया गया है कि जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है, और साथ ही साथ प्रश्न पढ़ने के बाद लग रहा है कि 1935 का अधिनियम किसको निर्धारित कर रहा है, परिसंघीय संविधान को निर्धारित कर रहा है। तो सबसे पहले हमें भूमिका में परिसंघीय संविधान को समझा देना चाहिए, राइट। परिसंघीय संविधान होता क्या है, जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा कि जहाँ पर द्विस्तरीय सरकार हो, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो, अपील के लिए एक उच्चतम न्यायालय हो, ठीक है, मतलब इस तरह की जो भी विशेषताएं हैं वो परिसंघीय संविधान की विशेषताएं हैं। मतलब आप भूमिका में इन विशेषताओं को बताते हुए भूमिका लिखेंगे। फिर मेन बॉडी में आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा पक्ष यहाँ पे बनने वाले नहीं है, राइट, कि बहुत सारे डायमेंशन में हमें लिखना है। मेन बॉडी में आप क्या करिए कि हेडिंग चाहे डाल दीजिए कि 1935 के अधिनियम ने परिसंघीय संविधान को निर्धारित किया। अब हेडिंग डालने के बाद फर्स्ट पॉइंट में आप लिखिए कि 1935 के कुछ अधिनियम के जो प्रावधान हैं उनको लिखिए। फिर इसके बाद वर्तमान का हमारा जो संविधान है कैसे 1935 के एक्ट से प्रभावित हुआ है उसे आप बताइए, कैसे, अभी आगे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इस तरह से लास्ट में हमें एक निष्कर्ष लिखना होगा, निष्कर्ष किस वे में जाएगा उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार हम क्या करते हैं कि ये जो उत्तर लिखा गया इसको देखते हैं, फिर इसके बाद हमारी एक अच्छी समझ बन जाएगी इस प्रश्न पर। यहाँ पर मैंने 2 भूमिका लिखी है। एक भूमिका आप पढ़ें तो पहली लिखी गई ये भूमिका यह है कि यह एक्ट लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता वाली चयन समिति पर आधारित था। श्वेत पत्र गोलमेज सम्मेलनों से निकला था। यह 1937 में लागू हुआ। इसने संघीय सरकार के लिए एक रूपरेखा प्रदान की जहां केंद्र व राज्यों या प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो ये भूमिका पढ़ने पर ये भूमिका पढ़िए। अब दूसरी पढ़िए। जिस देश में संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, संघीय विवाद समाधान हेतु एक स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान व द्विस्तरीय सरकार आदि का प्रावधान हो, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को परिसंघीय माना जाता है, राइट। अब दोनों भूमिका पढ़ने के बाद ज़्यादा टच पॉलिटी से किस भूमिका का लग रहा है आप देखेंगे तो दूसरी का लग रहा है। जो आप दूसरी जो ये भूमिका है ये ज़्यादा टच कर रही है, राइट। तो हमें ये भूमिका लिखनी चाहिए उस प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न यही था जो यहाँ पे मैंने थोड़ा संक्षेप में लिखा है कि 1935 के अधिनियम ने परिसंघीय संविधान को निर्धारित कर दिया, स्पष्ट कीजिए। तो ये लिखने के बाद अब हमारा सेकंड पैराग्राफ मेन बॉडी शुरू होती है। यहाँ पर हम एक हेडिंग डालेंगे कि इस एक्ट ने परिसंघीय संविधान का निर्माण किया। ऐसा डालने के बाद फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि कार्यों के निष्पादन एवं उन्हें सुविधाजनक बनाने हेतु एक लिखित संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। किसमें? इस एक्ट में, राइट। मतलब इस तरह से लिखना है। मैंने कई बार बोला है कि जब आप पॉइंट लिखिए तो आपको एग्जाम्पल, कुछ ठोस तथ्यों को आधार ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि आपका जो आंसर है वो मतलब लगे कि हाँ यार आंसर लिखा गया है। ऐसा ना हो कि बहुत ही सतही आंसर दिखे, कि आपको कुछ नॉलेज नहीं था, बस ऐसा हवा हवाई क्लास में जो आपने सुना था बस उसी को लिखते जा रहे हैं। आपको कुछ ऐसी चीज़ों को याद रखना होगा। भाई ये इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं कि ये तथ्य, इतने तथ्य याद करने पड़ेंगे। अरे ये तथ्य ज़रूरी हैं। आप देखेंगे तो 1935 का अधिनियम हमारे वर्तमान संविधान को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। तो 1935 के अधिनियम के प्रावधानों को तो मुख्य प्रावधानों को तो हमें याद ही करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखें तो ये एक्ट 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियों का प्रावधान था। अब इसने वर्तमान भारतीय संविधान को कैसे प्रभावित किया है? वर्तमान में आप देखेंगे तो वर्तमान भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, राइट। आदि मैंने करके लिख दिया कि मतलब जो भाग हैं 25 भाग हैं शायद, तो और भी जो भी ऐड आप करना चाहें तो इस तरह से बहुत ज़्यादा विस्तार ना देना पड़े, इसलिए जो मुख्य कुछ मैंने यहाँ पर अनुच्छेद और 12 अनुसूची, यहाँ पर ये 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची एक्ट के लिख दिए हैं। मतलब बहुत विस्तार भी नहीं देना है ना, शब्द सीमा का भी तो ध्यान रखना है, राइट। हमें अपने पूरे ज्ञान का प्रदर्शन यहीं थोड़ी ना करना है। होता क्या है कि मैंने कई बार बोला है कि हमारे पास नॉलेज बहुत होती है, हमें बहुत कुछ पता होता है, लेकिन जब हम कंटेंट को डिलीवर करना नहीं जानते ना तो हमारा नॉलेज का वहीं धरा रह जाता है। और हम अपने नॉलेज को दिखाने के लिए जब बहुत ज़्यादा कंटेंट या तथ्य एग्जाम्पल ठूस देते हैं ना तो एग्जामिनर उससे इरिटेट होता है और आपके नंबर कट जाते हैं, चाहे जितना आपके पास नॉलेज हो। तो
संतुलित होना चाहिए। नॉलेज होने के बाद भी उसको डिलीवर करने का एक वो होना चाहिए, मतलब एक तरह से कहते भी ना कि घमंड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो घमंड भी टूट जाता है। तो नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद भी बहुत अपना आपा नहीं खोना है, एक कंट्रोल में रहना है कि हमें कैसे लिखना है, बहुत ज़्यादा अपने ज्ञान की प्रदर्शनी वहाँ नहीं दिखानी है। दूसरे पॉइंट को देखें तो मैंने लिखा है कि शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में हुआ था। किस में? एक्ट में, जो वर्तमान में, अब मैंने तुरंत देखिए लिंक भी कर दे रहा हूँ, जो 1935 का एक्ट है उसको बताते हुए जो वर्तमान भारतीय संविधान का जो प्रावधान है उनसे मैं कैसे लिंक करूँ, ये तरीका आप सीखिए, यही तरीका सीखने की ज़रूरत है, राइट। तो राज्य सूची समवर्ती सूची में हुआ था, जो वर्तमान में भारतीय संविधान में आप देखेंगे तो केंद्र सूची में 120 है, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 में भी परिलक्षित होता है। मतलब एक बार फिर से मैं पढ़ूं दूसरा पॉइंट, तो ये है शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में हुआ था, जो वर्तमान में भारतीय संविधान केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में भी परिलक्षित होता है, राइट। एक बार आप भी इसे चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे कि मैंने जो लिखा है सही है कि नहीं। मेरे ख्याल से सही है, 100, 61 और 52 ही है, लेकिन एक बार आप भी क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, राइट। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, एक्ट में 1935 के एक्ट में द्विस्तरीय सरकार, प्रांतीय व केंद्र सरकार का प्रावधान था और आज भी है, राइट। फिर चौथा पॉइंट आप देखिए, एक्ट द्वारा संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई एवं वर्तमान भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायपालिका की व्यवस्था है, वर्तमान में है ही है। साथ ही संसदीय सर्वोच्चता की जगह संविधान की सर्वोच्चता है भारत में। ओके, ये हमारे कुछ पॉइंट हुए मेन बॉडी के। अब आप देखिए, तो जो प्रश्न था कि 1935 के अधिनियम ने परिसंघीय संविधान को निर्धारित कर दिया, तो हमने मेन बॉडी में 1935 के अधिनियम के प्रावधानों, साथ ही उसने कैसे परिसंघीय संविधान का निर्धारण किया है उस पर भी हमने बात कर ली है, थोड़ा अपनी जो पॉलिटी है उससे टच करते हुए, ठीक है, जो अपना वर्तमान संविधान है उससे टच करते हुए। अब इसके बाद हम ज़रा निष्कर्ष पे आएँ, तो 3 तरह के निष्कर्ष मैंने लिखे हैं। पहला निष्कर्ष है, इसीलिए अब निष्कर्ष देखिए, इसलिए 1935 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान निर्माण का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत माना जाता है, जहां लगभग 2/3 हिस्सा इसी अधिनियम से प्रभावित है। जब स्पष्ट कीजिए, प्रश्न लास्ट में आए, मतलब कि 1935 के अधिनियम ने परिसंघीय संविधान का निर्माण कर दिया, स्पष्ट कीजिए, तो आपने तो स्पष्ट कर ही दिया, ये 4 पॉइंट बता करके, भाई देखिए परिसंघीय संविधान का निर्धारण तो कर ही दिया है एक्ट ने। फिर आपने लिख दिया, इसीलिए 1935 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान निर्माण का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत माना जाता है, जहां लगभग 2/3 हिस्सा इसी अधिनियम से प्रभावित है। ये भी निष्कर्ष लिखेंगे तो कोई कट नहीं करेगा, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ भी इस अधिनियम की सीमाओं पर बात करने के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं नहीं रहे, सिर्फ इतना कह रहा है क्वेश्चंस कि भाई 1935 का एक अधिनियम है जिसने परिसंघीय संविधान का निर्माण कर दिया, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आपने वो जो 4 पॉइंट थे उसके आधार पर बता भी दिया कि 1935 के अधिनियम ने परिसंघीय संविधान का भाई निर्धारण कर दिया। आपने एक निष्कर्ष लिख दिया, जो कि निष्कर्ष क्या है, एकदम उसे ही टच है कि जो मैंने पढ़ा कि एकाकी स्रोत माना जाता है, जहाँ लगभग 2/3 हिस्सा इसी अधिनियम से प्रभावित है। बट यदि हम इस भूमिका निष्कर्ष में, यदि हम इस निष्कर्ष को लिखें ना, तो थोड़ा और अच्छा हो जाता है। मतलब ये एक आंसर लिखते लिखते आप इस स्थिति में आएंगे, लेकिन ये भी तरीका ठीक है, लेकिन ये निष्कर्ष जब आप लिखने लगेंगे तो आप एकदम मतलब एक्सीलेंट वाली स्थिति में जाने लगेंगे। मतलब इस निष्कर्ष को पढ़ें तो थोड़ा इस तरह से देखिए, वर्तमान भारतीय संविधान का 2/3 हिस्सा इसी एक्ट से प्रभावित है, ठीक है, किंतु इसका कार्बन कॉपी नहीं है। मतलब कार्बन कॉपी पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि जहां इस एक्ट में संघीय न्यायपालिका के ऊपर प्रिवी काउंसिल में अपील करने का प्रावधान था, प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन का प्रावधान था, एवं संविधान संशोधन करने की शक्ति ब्रिटिश संसद में निहित थी, वहीं भारतीय संविधान में, आज वर्तमान की जो भारत का संविधान है उसमें आप देखेंगे अपील का अंतिम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एवं संशोधन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है, जो परिसंघीय व्यवस्था के अनुरूप है। ये ज़्यादा सटीक हो रहा है। मतलब आपने 1935 एक्ट की कुछ आलोचना भी कर दी, राइट, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम है वो आया है अंग्रेज़ों के ब्रिटिश काल में, तो ब्रिटिश जो थे वो भारतीयों के हित में तो काम कर नहीं रहे थे, तो 1935 का एक्ट की हम पूरी तरह से प्रशंसा करें, इससे अच्छा कि थोड़ी सी उसकी आलोचना भी निष्कर्ष में कर दें, थोड़ी सी आलोचना, जिसकी ज़रूरत प्रश्न में तो नहीं है, बट एक आंसर लिखते लिखते हमारे मन में आ ही जाता है कि 1935 का एक्ट जो उस टाइम पे लाया गया था वो ब्रिटिश के हितों में था, भारतीयों के हितों में नहीं था।
तो इसलिए हम पूरी तरह से 1935 एक्ट की प्रशंसा करें, थोड़ी सी उसकी आलोचना भी कर दें निष्कर्ष में, तो मज़ा आ जाएगा। तो एग्जामिनर को लग जाता है कि हाँ यार ठीक है, ये मतलब थोड़ी सी क्या कर रहा है कि 1935 एक्ट के अच्छे सिर्फ मतलब सकारात्मक प्रभावों पर ही बात नहीं कर रहा है, कुछ उसकी कमियों को भी इसने बता दिया। ठीक है, निष्कर्ष अच्छा है। अब देखिए, ये लिखने के बाद यदि सुधार करना चाहें इसी निष्कर्ष में, तो मुझे बाद में लगा कि शायद ये भी कुछ और अलग ऐड कर दें तो थोड़ा और ठीक हो सकता है। मतलब मैंने कई बार बोला है कि जब हम निष्कर्ष लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं, तो उसमें सुधार की बहुत संभावना होती है, राइट। मतलब अब मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने कई सारी कॉपियाँ चेक की हैं, मतलब एक अच्छा अनुभव इस चीज़ का रहा है। मैंने कभी जब आंसर पढ़ता था, कई सारे टॉपर्स की कॉपियों को भी जो मैंने एवलोट की उस टाइम पे चेक किया है, और इस टाइम पर भी जब मैं पढ़ता था तो लास्ट में देखता था जो निष्कर्ष लिखे होते थे या भूमिका पूरा आंसर लिखा होता था, तो कई सारे स्टूडेंट को जब मैं 4.5 नंबर या 5 नंबर तक दे रहा हूँ, तो ऐसा कभी कभी होता था कि मैं उम्मीद नहीं किया रहता था, किसी स्टूडेंट का इतना अच्छा आंसर होता था कि मुझे मजबूरन में 6 नंबर देने पड़ जाते थे। और कभी कभी क्या होता था कि किसी को मैंने 10 में से 6 दे दिए या 5.5 दे दिए, और किसी का आंसर इतना बढ़िया मिल गया कि अब ऐसा लग रहा है कि यार इसको मैं 5.5 नंबर दे दिया, तो ये जो लड़का लिखा है और ये जो लिख रहा है, जो कि बहुत बेटर है ये वाला इसकी स्थिति में, तो अब दोनों को बराबर देंगे तो भी गलत है, मतलब ठीक नहीं है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति में मैं सिर्फ अपना ही नहीं, कई सारे एग्ज़ामिनर को मैंने देखा है पर्सनली, वो मजबूरी में न्याय जस्टिस करने के चक्कर में उसको 6.5 तक भी दे देते हैं, राइट। लेकिन ये स्थिति ना बहुत मुश्किल होती है, नहीं मतलब ये स्थिति किसी अभ्यर्थी को, स्टूडेंट को एग्जामिनर दे रहा है ना, तो समझ लीजिए बहुत ही शानदार लिख रहा है, जितनी भी कॉपियाँ उसके पास आ रही हैं उसमें बहुत शानदार है। और ये देना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक एग्ज़ामिनर की, कि 6.5 आप दे रहे हैं तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो इतना नंबर पॉसिबल तो होता नहीं है यूपीएससी में, बट किसी को दिया जाए तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एग्ज़ामिनर की। तो मैं इस निष्कर्ष को पढ़ूं तो देखिए कि वर्तमान भारतीय संविधान का 2/3 हिस्सा इसी एक्ट से प्रभावित है, किंतु इसका कार्बन कॉपी नहीं है, क्योंकि के बाद जहाँ की जगह मैंने यहाँ पर क्योंकि यह एक्ट औपनिवेशिक हितों से प्रभावित था। यही कारण है कि इस एक्ट में संघीय न्यायपालिका के ऊपर प्रिवी काउंसिल में अपील करने का प्रावधान एवं संविधान संशोधन करने की शक्ति ब्रिटिश संसद में निहित थी। वहीं फिर यहाँ से मैंने ऐसा करके यहाँ पर लाया, वहीं स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित भारतीय संविधान में अपील का अंतिम न्यायालय उच्चतम न्यायालय एवं संशोधन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है, जो संघीय व्यवस्था के अनुरूप है। अब हमने क्या कर दिया, इस निष्कर्ष को थोड़ा हिस्ट्री से भी टच कर दिया, बहुत थोड़ा सा टच किया है और बहुत शानदार हो गया हमारा निष्कर्ष, नंबर की बढ़ने की संभावना आपकी बढ़ गई। अभी एक निष्कर्ष ये देख लीजिए, यह है 1935 के अधिनियम का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को कायम रखना था और राष्ट्रवादियों को खुश करना था। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन क्षेत्र जैसे प्रतिगामी प्रावधान भी थे। मतलब निष्कर्ष क्या देख रहे हैं कि ये अधिनियम का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश शासन को कायम रखना था, राष्ट्रवादियों को खुश करना था। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन जैसे प्रतिगामी प्रावधान भी थे और इसका मार्गदर्शक दर्शन क्या था, वोट डालो राज करूँगा था। विशेषताओं के विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि संघीय संविधान का मसौदा तैयार करने का प्रावधान के बावजूद भारत सरकार अधिनियम वास्तविक संघीय संविधान से कमतर था। ठीक है, तो इस तरह से ये निष्कर्ष लिखा गया है। अब ये निष्कर्ष ना जब जीएस पेपर 1 में 1935 के अधिनियम पर आधारित कुछ जब प्रश्न बने, जीएस पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ 1 में हिस्ट्री, तब आप यहाँ ये निष्कर्ष लिख सकते हैं, ये भूमिका लिख सकते हैं। और प्रश्न कुछ इस तरह से हो, जैसे प्रश्न ये हो कि 1935 का अधिनियम परिसंघीय संविधान की विशेषताओं पर आधारित था, ध्यान दीजिए था, और पूछा भी जा रहा है किसमें, जीएस पेपर 1 में। तो यहाँ पर कुल जो जोर है आंसर लिखने पर यही है कि जो 1935 का जो अधिनियम था वो परिसंघीय संविधान की विशेषताओं पर आधारित था। मतलब आप 1935 अधिनियम की पृष्ठभूमि, जैसे ये पहली भूमिका है, आप लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं कि यह एक्ट लॉर्ड अर्लिन लिथोगो की अध्यक्षता वाली चयन समिति पर आधारित था, या श्वेत पत्र गोल में सम्मेलनों से निकला था, या 1947 में लागू हुआ। इसने संघीय सरकार के लिए एक रूपरेखा प्रदान की जहां शक्तियों का स्पष्ट विभाजन था, अपील के लिए एक मतलब न्यायालय था,
जो न्यायालय था, ठीक है, द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था थी आदि, ऐसा करके आप भूमिका लिख सकते हैं। फिर इसके बाद मेन बॉडी में क्या करेंगे, 1935 का अधिनियम परिसंघीय संविधान पर की विशेषताओं पर आधारित था, तो 1935 के अधिनियम के उन प्रावधानों को लिखेंगे जो परिसंघीय संविधान की विशेषताओं को लिए हुए हैं, उन विशेषताओं को बताएंगे। वर्तमान जो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो परिसंघीय संविधान के प्रावधान हैं उनसे आप टच बिल्कुल भी नहीं करेंगे, राइट, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है, हिस्ट्री से ही जोड़ करके लिखने की आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए, राइट। तो इससे लिखेंगे। फिर इसके बाद निष्कर्ष में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, राइट, कि भाई देखिए था तो ये परिसंघीय संविधान 1935 का जो अधिनियम था वो परिसंघीय संविधान की विशेषताओं को लिए हुए तो था, लेकिन कुछ इसकी कमियां भी थी। जैसे देखेंगे कि इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन क्षेत्र जैसे प्रावधान थे। अब यहाँ से 1-2 प्रावधान आप इस निष्कर्ष में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवी काउंसिल में अपील करने का प्रावधान, संविधान संशोधन करने की शक्ति ब्रिटिश संसद में निहित थी। ये सभी प्रावधान परिसंघीय संविधान की विशेषताओं के विपरीत हैं, कुछ ऐसा बताते हुए निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें शायद मतलब आंसर लिखना था। तो ये 2 क्वेश्चंस का कैसा आंसर होना चाहिए उस पर मैंने बात की। मुझे लगता है कि शायद बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा, और आप लोग क्या करिए कि इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिए एक बार, क्योंकि जब आप देखते हैं, रिवीजन करेंगे, थोड़े बार खुद से इन शब्दों को समझेंगे और विद एग्जाम्पल के साथ, तो इम्प्रूवमेंट होगा। कैसा लगा लेक्चर, कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं और भी इन शब्दों के अर्थों को समझने के लिए और बेहतर और अच्छे एग्जाम्पलों के साथ, क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।